हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए टॉपिक की और वो है वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्यों बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस किस को शामिल किया जाता है, किस किस को शामिल नहीं किया जाता है, क्या बदलाव आए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आइए इन सब बातों के साथ में शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। आखिरकार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो आइए देखते हैं जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। जब भी बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, तो हमारे जहन में सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या है ये वित्तीय विवरण। देखिए, जब वित्तीय विवरण से संबंधित चर्चा की जा रही है तो सबसे पहले समझना आवश्यक है कि ये किस से संबंधित है। सर किससे संबंधित है मतलब, देखिए जब भी बात करेंगे तो ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कभी ना कभी, बुक कीपिंग, पुस्त पालन। तो बता दूं आपको कि ये वित्तीय विवरण पुस्त पालन में शामिल नहीं होता है, यानी ये पुस्त पालन का भाग नहीं है। तो सर फिर किसका भाग है? ये है लेखांकन का, ये लेखांकन का भाग है, अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग में किसका भाग है? अच्छा, किसका भाग है का मतलब, देखिए अकाउंटिंग के कुछ चरण बने हुए हैं, लेखांकन के कुछ चरण बने हुए हैं। चरण कौन कौन से हैं? जैसे अभिलेखन यानी सौदों को दर्ज करना, जो आप जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक, सहायक पुस्तकों में लिखते हैं। उसके पश्चात आप वर्गीकरण यानी कि खतौनी यानी कि लेजर्स बनाते, पोस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद संक्षिप्तीकरण यानी उन्हें समराइज करते हैं। जब समराइज कर रहे होते हैं तब बनते हैं अंतिम खाते। यानी कि एक बात समझिए, लेखांकन की जब बात करता हूं तो यह लेखांकन के तीसरे चरण में शामिल होता है। लेखांकन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? ये लेखांकन प्रक्रिया का तीसरा चरण है। जब तीसरे चरण की बात होती है तो फिर से वहां पर दो चीजें, क्या? तलपट। लेकिन जब वित्तीय विवरण की बात हो रही होती है तो तलपट को वहां पे शामिल नहीं करते, वो यहां पे नहीं आएगा। तो फिर अंतिम खाते, जिसे आप बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स, ये है आपके वित्तीय विवरण। यानी अगर मैं संक्षिप्त रूप में बात को समझाना चाहूं तो क्या बोलूंगा मैं इतनी सी बात बोलूं कि वित्तीय विवरण क्या है, तो लेखांकन प्रक्रिया के तीसरा चरण है। और तीसरे चरण के बाद, जी हां, अंतिम खाते जो बनाए जाते हैं वही हमारे लिए क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। लेकिन चर्चा यहां पे ही समाप्त नहीं हो जाती। सर क्या मतलब? देखिए, जब मैं अंतिम खातों के ऊपर बात करता हूं तो क्या अंतिम खाते और वित्तीय विवरण एक ही बात है? बात तो एक ही है, बट दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? तो आओ चर्चा करते हैं, देखिए जरा कि दोनों में डिफरेंसेस किस चीज का है। देखिए वित्तीय विवरण जिसमें आपने अभी अभी कहा अंतिम खाते, ये जो अंतिम खाते हैं, फाइनल अकाउंट्स है, ये बेसिकली परंपरागत अवधारणा है।
सर क्या मतलब? अरे भाई कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि अंतिम खाते शब्द का प्रयोग एकल स्वामित्व एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं या फिर साझेदारी फर्मों में इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो अंतिम खाते या यूं कह लीजिए कि जो फाइनल अकाउंट्स या यूं कह लीजिए कि जो भी एंड रिजल्ट्स होंगे किसके, एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं के और साझेदारी फर्मों के, उससे तो हम नाम देंगे अंतिम खाते। लेकिन जब बात आती है कंपनी की, तो कंपनी के लिए वित्तीय विवरण अंतिम खातों के समान होते हैं। क्या मतलब? जब हम किसकी बात कर रहे होंगे? जी हां, कंपनी के लिए, तो फिर वहां पे जो शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा शब्द होगा? वित्तीय विवरण। अंतिम खाते किसके लिए प्रयुक्त होंगे? अंतिम खाते होंगे या तो एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए या साझेदारी फर्मों के लिए। लेकिन कंपनियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो कौन सा है? वित्तीय विवरण। तो एक बात तय हो गई, जब भी वित्तीय विवरण बोला जाएगा तो एक ही चीज समझने की है, और वो क्या है? क्या बोलोगे? जी हां, क्या? कंपनी। यानी केवल और केवल किसकी बात हो रही है? कंपनी की बात हो रही है। तो वित्तीय विवरण मतलब कंपनी। ठीक है, वित्तीय विवरण मतलब केवल और केवल कंपनी, और किसी की बात नहीं है। चलें आगे। हां जी, तो वित्तीय विवरण के ऊपर हमने बात करी, वित्तीय विवरण के कुछ तथ्यों के ऊपर हमने चर्चा करी। क्या चर्चा करी? कि वित्तीय विवरण क्या है? लेखांकन प्रक्रिया का तीसरा चरण है और अंतिम उत्पाद है। इसके बाद और कोई स्टेटमेंट, कोई और अकाउंट, कुछ और नहीं बनाया जाता, इसलिए इसे लेखांकन प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद, एंड प्रोडक्ट के रूप में भी जाना जाता है। एंड प्रोडक्ट। ठीक है, मैं बात और लिख दूं इसी के लिए ही, तो क्या बोलूंगा? वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद होते हैं, और वित्तीय विवरण केवल कंपनी से संबंधित होते हैं। एक बात तय हो गई कि कंपनी के लिए है और लेखांकन प्रक्रिया का भाग है, तो क्या इसके साथ में और चीजें जुड़ी हुई हैं कंपनी के उद्देश्य से जब बात करें तो मैं आपको इसी के संदर्भ में बात करूं, इसी के लिए कंपनी से संबंधित चर्चा करता हूं कि कंपनी के लिए क्या टर्म्स हैं। तो
कंपनी के बारे में समझते हैं। देखें जरा कि कंपनी के लिए किस किस को शामिल कर रहे हैं या कंपनी कैसे चल रही है। एक बात तय हो गई कि ये किसके लिए बना हुआ है, कंपनी के लिए। पता है कंपनी कैसे चलती है? सर कंपनी कैसे चलती है मतलब भाई कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तय हैं। कहां पर तय किए गए हैं? वो नियम, वो कायदे कानून कहाँ है? कंपनी अधिनियम 2013। 1956 पुराना था, अब 2013 है। तो कंपनी अधिनियम 2013 क्या कह रहा है? तो बात को समझना ध्यान से। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 बताती है लेखा पुस्तकों के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। अच्छा, जब लेखा पुस्तकें बनेंगी तब ही तो बैलेंस शीट बनेगी, तब ही तो P&L बनेगा, तब ही तो वित्तीय विवरण बनेंगे। तो इसका मतलब इसके ठीक अगली वाली धारा, अगला सेक्शन 129 क्या बोलता है? वित्तीय विवरण के लिए। समझे? तो लेखा पुस्तकें बनानी है 128 के अकॉर्डिंग और वित्तीय विवरण बनाने हैं 129 के अकॉर्डिंग। अच्छा, जब इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो फिर एक और बात है। हमने कहा प्रोसीजर क्या है, ये बनाना कैसे 129 के अनुसार, इसका प्रारूप क्या है? फॉर्मेट क्या है? क्या फॉर्मेट है इसका? तो अनुसूची 3 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग क्या बनाया जाएगा? वित्तीय विवरण का प्रारूप तैयार किया जाएगा या वित्तीय विवरणों को इसके अनुसार तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलूं आगे। अच्छा, ये जो सेक्शन 129 है ये 3 कंपनियों पर लागू नहीं होता। कौन कौन सी 3 कंपनियां हैं? पहला बैंकिंग कंपनी, दूसरा बीमा कंपनी और तीसरा है विद्युत उत्पादन एवं वितरण कंपनी। ठीक है, इन 3 पर सेक्शन 129 एप्लीकेबल नहीं होता, लागू नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो वित्तीय विवरण हम पढ़ने जा रहे हैं वो वित्तीय विवरण बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी और विद्युत उत्पादन एवं वितरण वाली कंपनी को
नहीं बनाने होंगे, उनके लिए अलग से प्रारूप सुनिश्चित किए गए हैं इन्हीं के संबंधित एक्ट में, इन्हीं के संबंधित अधिनियमों में। वहां पर लिख करके दिया है, आपको इन्हें याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ वित्तीय विवरण का है, इनके वित्तीय विवरण नहीं कहा, तो इसलिए इनके वित्तीय विवरण अलग हैं, उनके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे। इन सब का अलग अलग अधिनियम बना हुआ है, उन अधिनियमों में उनका प्रारूप सुनिश्चित किया हुआ है। कुछ हो सकता है मिलता जुलता हो सकता है डिफरेंट हो, कैसा है हमें याद नहीं रखना। हमें कौन सा वाला वित्तीय विवरण याद रखना है? 129 धारा 129 में जो निश्चित किया गया है, जो बताया गया है, उसी को ही ध्यान में रखना है। तो चलें क्या आगे? तो इसका मतलब समझे क्या? कंपनी वित्तीय विवरण किससे संबंधित है? कुल मिलाकर के एक ही से। मैं शॉर्ट में एक बात बोल दूं आपको, और वो क्या है, जब वित्तीय विवरण की बात आएगी तो कंपनी की बात होगी, कंपनी की बात आएगी तो कंपनी अधिनियम 2013 की बात आएगी। जब अधिनियम 2013 की बात आएगी तो तीन चीजें याद रखनी है। लेखा पुस्तक 128 सेक्शन में बनेगा, सेक्शन 129 129 के अंदर वित्तीय विवरण तैयार किए जाएंगे, और जो तैयार किए जाएंगे उनका प्रारूप कैसा होगा, अनुसूची 3 में दिया गया होगा, शेड्यूल 3 के अंदर दिया गया होगा। अच्छा, एक बात और, जो वित्तीय विवरण हम पढ़ रहे हैं या हमारे सिलेबस में है, वो 3 कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। 3 कौन कौन सी, जल्दी बताओ फटाफट से। जी हां, पहला बीमा कंपनी, दूसरा कौन सी कंपनी है? जी हां, हमारे लिए बैंकिंग कंपनी भी यहां पे शामिल नहीं है। और तीसरी कंपनी कौन सी है? तीसरी कंपनी है विद्युत उत्पादन एवं वितरण कंपनी। ठीक है, चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बात याद रखिएगा, जो हम चर्चा कर रहे हैं अनुसूची 3 की, इसने एक बात बहुत क्लियर कर दी है कि अब कंपनी का वित्तीय विवरण का जो प्रारूप होगा, या तो लंबवत बोल दो या उसे प्रतिवेदन बोल दो। लंबवत या प्रतिवेदन, यानी वर्टिकल या फिर स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही बनेगा। अनुसूची 3 ऐसा ही कहता है। तो अब सभी कंपनियों के लिए इसी प्रकार से आपको क्या बनाना होगा? प्रारूप बनाना पड़ेगा शेड्यूल 3 के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब अपन काम शुरू करते हैं अपना अगले पॉइंट पे लेकर के चलने का। अब हमने अभी तक क्या चर्चा करी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहली चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पॉइंट नंबर 1 बोलो। जी हां, केवल कंपनी के संदर्भ में ही शब्द यूज होता है। ये वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी यूज करेंगे तो इसका मतलब कंपनी के संदर्भ में बात हो रही है। जब कंपनी की बात हो रही है तो इसका मतलब है ये लेखांकन की प्रक्रिया का तीसरा चरण है और अंतिम उत्पाद है। फिर बात करूं कि जब भी इसके संदर्भ में बात होगी तो सेक्शन 128 बताएगा क्या, लेखा पुस्तकें कैसे बनानी है, क्या क्या मेंटेन करना है, वित्तीय विवरण कैसे बनाने हैं, धारा 129 में है। और 129 में ही बोला है कि जो इसका प्रारूप होगा, जो इसका फॉर्मेट होगा, वो अनुसूची 3 के अनुसार होगा, जो अब केवल और केवल लंबवत में ही बनेगा, वर्टिकल में ही बनेगा। 129 1 2 3 कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब जब 129 की बात करते हैं तो वो क्या कहता है, चलिए उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं कि वो क्या कह रहा है। धारा 129 में कहा
वित्तीय विवरण बनाने, किसको बनाने? सब कंपनियों को बनाने, तीन को छोड़ के, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। वित्तीय विवरण बनाने, वित्तीय विवरण बनाने, कौन कौन से वित्तीय विवरण बनाने भाई? तो ये जो वित्तीय विवरण की परिभाषा दी है, यह बताया है कि वित्तीय विवरणों में किस किस को शामिल करें। तो कंपनी अधिनियम की धारा, कंपनी अधिनियम की धारा 240 में बताया। ठीक है, क्या क्या बता दिया गया है साहब? आपको बनाना होगा चिट्ठा, बैलेंस शीट, ठीक है, जिसे तुलन पत्र भी बोलते हैं, तुलना पत्र भी बोलते हैं, और भी कई नाम है। बैलेंस शीट के ऊपर चर्चा करेंगे जब बात करेंगे। और क्या बनाना होगा? लाभ हानि विवरण, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, 2 3 लेखा टिप्पणियां, यानी नोट्स टू अकाउंट्स। कितने हुए? 3। फिर है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आखिरी है समता में परिवर्तन का विवरण। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कितने स्टेटमेंट हुए? धारा 240। अब आप 240 याद रखनी पड़ेगी, 129 याद रखना पड़ेगा, अनुसूची 3 भी याद रखनी पड़ेगी। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। सेक्शन पे भी क्वेश्चन पूछता है, आपके पास क्वेश्चन पता है, ऐसा पूछा गया। तो धारा 129 वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की 240 के अंदर बताया गया है कि किस किस को वित्तीय विवरण में शामिल करेंगे। तो कितने स्टेटमेंट है जल्दी बताओ? 5 स्टेटमेंट है। कौन कौन सा? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यानी चिट्ठा, लाभ हानि विवरण, लेखा टिप्पणियां, रोकड़ प्रवाह विवरण
और समता में परिवर्तन का विवरण। ये 5 स्टेटमेंट, ये 5 विवरण को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण कहा गया है। ठीक है, ये 5 स्टेटमेंट्स हैं। क्या बताएंगे ये 5 स्टेटमेंट्स, या क्या चीजें होने वाली हैं इनके सबके साथ में, तो डिस्कशन करते हैं इसी को लेकर के कि आखिरकार इसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाती होंगी। इतना लिखा होगा आपने, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं ऊपर। देखिए, जब बैलेंस शीट की बात आती है तो बैलेंस शीट क्या बताती है साहब, ये संस्था की वित्तीय स्थिति को दर्शाती है। वित्तीय स्थिति का मतलब क्या होता है? वित्तीय स्थिति का मतलब है संस्था की पूंजी, दायित्वों एवं संपत्तियों, ठीक है, की स्थिति की संस्था की तरलता, तरलता का मतलब समझते हैं, पुनर्भुगतान कर सकने की क्षमता, और वो भी कौन से दायित्वों का? अल्पकालीन का। तो अल्पकालीन दायित्वों या चालू दायित्वों या करंट लायबिलिटीज का पुनर्भुगतान करने की क्षमता को ही हम क्या कह देते हैं? तरलता या अल्पकालीन शोधन क्षमता भी बोलते हैं इसे। और साथ में एक और चीज होती है शोधन क्षमता। तो हमारी बैलेंस शीट, ये शोधन क्षमता कौन सी है? दीर्घकालीन की है। तो बस सिंपल बात हो गई कि बैलेंस शीट किस किस बात को बताएगी? वित्तीय स्थिति को, यानी कंपनी में कितनी पूंजी लगी हुई है, कितने दायित्व रखे हुए हैं, कितनी संपत्तियां हैं, साथ ही साथ उसकी तरलता स्थिति यानी लिक्विडिटी, यानी कन्वर्टेबल टू कैश, नगद में तुरंत बदल सकने वाली संपत्तियों की जानकारी प्रस्तुत करेगी। और साथ में शोधन क्षमता, पुनर्भुगतान, कौन से? दीर्घकालीन दायित्वों के पुनर्भुगतान। जब भी शोधन लिखा हुआ है ना, सुन लेना बात को, केवल शोधन क्षमता लिखा हुआ है तब तो उसमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों होंगे, लेकिन जब तरलता का या अल्पकालीन की बात ऑलरेडी हो चुकी है तो फिर शोधन क्षमता का एक ही मतलब रह जाता है, और वो कौन सा है? दीर्घकालीन। ठीक है, शोधन क्षमता का इनके बारे में बताएगा चिट्ठा, यही सब बातें दर्शाता है। तो सर लाभ हानि विवरण क्या बताता है? भैया लाभ हानि विवरण नाम से ही पता चल रहा है कि ये संस्था के लाभों या हानियों को दर्शाता है। लाभों या हानियों को दर्शाएगा। लाभों और हानियों से पता है क्या चलता है हमारे को? क्या पता चलेगा सर? परिचालन क्षमता का पता चलता है। इससे हमको क्या पता चलता है? परिचालन क्षमता का। अच्छा, और परिचालन जब क्षमता की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, यानी उसके निष्पादन को भी दर्शाता है। ठीक है, जब लाभ और हानियों की बात हो रही होगी तो एक बात स्वतः अपने आप ही क्लियर हो जाएगी कि ये आय तथा व्ययों को भी दर्शाएगा। ठीक है, ये लेखा टिप्पणियां क्या होती है? चलिए लेखा टिप्पणियों के बारे में बात करते हैं। लेखा टिप्पणी क्या है? मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक बार हटा रहा हूं, ऊपर लेकर के जा रहा हूं। किसी भी एक का, मैं फॉर्मेट के अभी ऊपर चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि यह हमारे को चर्चा बाद में करनी है।
बट फिर भी मैं आपको लेखा टिप्पणी अच्छे से तभी समझा पाऊंगा जब थोड़ा सा फॉर्मेट के ऊपर बात करूंगा। जैसे मान लीजिए ये बैलेंस शीट के ऊपर चर्चा की जा रही है, तो बैलेंस शीट में यहां आता है पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहां आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, या नोट नंबर भी बोल सकते हो। यहां करंट ईयर का अमाउंट आता है, यहां प्रीवियस ईयर का अमाउंट आता है। सबसे पहले हमारे पास यहां है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। जो पहले लाइबिलिटीज थी अब उसका नाम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हो गया है। उसमें भी पहला है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड में भी पहला पॉइंट क्या है? शेयर कैपिटल। अब रुकना, अब क्या कहा है? शेड्यूल 3 अनुसूची 3, अनुसूची 3 क्या बता रही है? अनुसूची 3 ने कह दिया साफ शब्दों में कि साहब अब आप अपने वित्तीय विवरणों पर, उसके मुख्य पृष्ठ पर केवल आवश्यक सूचनाएं ही देंगे। अगर उससे संबंधित और डिटेल देनी है तो वो सारी डिटेल्स कहां दोगे? नोट्स टू अकाउंट्स में दोगे। क्या समझे? अब जैसे शेयर कैपिटल की बात है तो भाई साहब शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें आती है? सर शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर आएगा, इक्विटी शेयर आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके अलावा सर प्रेफरेंस और इक्विटी के कितने कितने हमने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, उसमें फिर सब्सक्राइब्ड कितनी या इशूड कितनी, फिर सब्सक्राइब्ड कितनी, फिर पेड अप कितनी, या कॉल्ड अप और पेड अप कितनी, या जो भी डिटेल है वो सब वहां लिखने की है। तो वो डिटेल हम यहां नहीं लिखते बैठेंगे। पहले तो क्या किया करते थे, यहां शेयर कैपिटल लिखा, यहीं लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल के भी अलग अलग भाग है, तो हमने लिख दिया साहब 100 रुपए वाले, 10 रुपए वाले, 1000 रुपए वाले, 10 रुपए वाले, पार्टली पेड अप, ये सब डिटेल यहीं लिख देते थे। अब क्या कहा? अब शेड्यूल 3 ने कहा नहीं भैया, ये इतनी जानकारी हमारे को यहां नहीं चाहिए, ये जो जानकारियां आप दे रहे हो ये यहां मत दो, ये जानकारी सीधे कहां दे दो? शेड्यूल में। तो बनाओ क्या? नोट्स टू अकाउंट्स 1। अब फिर जब मैं नोट्स टू अकाउंट्स बनाऊंगा तो वहां पर डिटेल दूंगा मेरी शेयर कैपिटल की क्या क्या डिटेल्स है। तो वो डिटेल्स क्या होगी? जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल @10 वाले फुल्ली पेड अप, फिर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 फुल्ली पेड अप, फिर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल @10 पार्टली पेड अप, जितना भी पेड अप है वो लिख देंगे। जो जिन इंफॉर्मेशन आएंगी ना वो इंफॉर्मेशन डाल देंगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन मुख्य पृष्ठ पर, मेन पेज पर नहीं आएगी। उसका डिटेल, उसकी जानकारी, उसका प्रस्तुतिकरण आपको कहां करना होगा? एक अलग फॉर्मेट बना के करना होगा। उसे हम कहेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। उस शेड्यूल में जाकर के हम उसकी जानकारी देंगे। तो ऊपर बस यहां पे टोटल आ जाएगा। मान लो इनसे जो जो भी अमाउंट आ रहा है उन सब का टोटल जो भी आएगा ना, वो टोटल केवल यहां चला जाएगा, उस टोटल को यहां दिखा देंगे। समझे? वो टोटल यहां आ जाएगा। तो बस इतना ही तो करना है, और क्या करना है? तो खत्म, इतनी सी बात है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो वापस अपने पॉइंट पर। तो नोट्स टू अकाउंट्स क्या निकला? सब बैलेंस शीट और पी एंड एल, यानी कि चिट्ठा और लाभ हानि विवरण की जो जानकारियां होगी, जो उसकी और डिटेल्स होंगी, उन सब डिटेल्स को जिस स्थान पर लिखा जाएगा उसी स्थान को क्या कह देंगे? बिल्कुल, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, उसे नोट्स टू अकाउंट्स कह देंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं छोटे रूप में, बैलेंस शीट तथा
स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की डिटेल्स के लिए क्या बनाया जाता है? नोट्स टू अकाउंट्स। अगला है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। सॉरी, इसकी यहां कोई चर्चा नहीं करेंगे। सर क्यों? यहां क्यों नहीं करेंगे भला? अरे भाई, यहां चर्चा करेंगे इसलिए नहीं क्योंकि इसके लिए पूरा एक अलग चैप्टर है, तो वहां डिटेल क्या करेंगे जब यहीं कर लेंगे तो इसलिए उस चैप्टर में जाकर के इसका डिस्कशन करेंगे। बस यहां के लिए इतना सा कि इसे लेखा मानक 3 संशोधित लेखा मानक 3 के अनुसार बनाया जाता है। किसे बनाना जरूरी है, कौन बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, ये सब बातें वहां चैप्टर में डील करेंगे, अभी कुछ नहीं करने का। समता में परिवर्तन का विवरण, ये क्या बताएगा भला? भैया इतनी सी बात कितनी सी कि हमारी समता में क्या चेंजेस आए। सर ये तो नाम से पता चल रहा है, तो बस तो फिर उतनी ही बात है और क्या है। समता में क्या क्या परिवर्तन आया, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग के दौरान जो जो भी परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों के संदर्भ में उन चर्चा यहां इस स्टेटमेंट में अलग से की जाती है। सर समता का मतलब क्या है? अब वो मुद्दे की बात है कि समता का मतलब क्या है। पहले आपने अगर इतना कॉपी कर लिया हो तो हम आगे चले, फटाफट से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी कर लीजिए, टीप लीजिए फटाफट से। वैसे समता का जिक्र हम अलग अलग जगहों पर बार बार करते रहेंगे, बट यहां पर क्या है, अभी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं आपको कि यहां हम समता के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या होती है समता। समता की जब बात करूं तो समता में समता अंश पूंजी, समता अंश पूंजी प्लस संचय एवं आधिक्य, जिसे आप प्रतिधारित आय भी बोलते हैं, यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस क्या इसमें पूर्वाधिकार अंश पूंजी को भी शामिल करूं? तो जवाब है हां, वो भी आएगा। वर्ड क्या लिखा है? समता, यानी इक्विटी। अगर लिखा होता समता अंश पूंजी तो फिर प्रेफरेंस ना आता, लेकिन अभी केवल क्या लिखा है? समता। तो समता में तो भैया तीनों ही आने, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए आपके जहन में कि साहब इक्विटी बोला आपने, केवल इक्विटी अगर बोला तो इसका मतलब अंशधारियों के कोष से है, अंशधारियों के कोष, शेयर होल्डर्स फंड से है। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं, क्या है, ये सब आगे चर्चा होगी, इसलिए अभी इस पे कोई ज्यादा खास जिक्र नहीं करेंगे। बस मुझे इतना बताना है, समता में परिवर्तन विवरण में समता में होने वाले चेंजेस को दर्शाया जाता है साल के स्टार्टिंग, यानी कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों के डिफरेंसेस को लेकर के। याद रहेगी बात। समता में समता को ही नहीं बल्कि और किसको शामिल करेंगे? जी हां, बोल भी दो ना अब तो। जी हां, समता अंश पूंजी, संचय एवं आधिक्य यानी कि प्रतिधारित आय यानी रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व्स एंड सरप्लस, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
पूर्वाधिकार अंश पूंजी को भी शामिल किया जाएगा। यहां तक की चर्चा अभी तक हमने कर ली। ठीक है, मैं क्विक रिवीजन ले लूं फटाफट से कि क्या है, अपने नोट्स के साथ में रिवीजन करते हैं, आप दोहराते जाइएगा, फटाफट से काम कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फटाफट से। वैसे समता के बारे में जिक्र बार बार होता रहेगा, आगे भी हम चर्चा करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिएगा साहब। तो हम अब शुरुआत कर रहे हैं अपने नोट्स के साथ में। अब तक जितनी बातें करी उन सबको एक साथ रिवाइज करने के लिए। वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? वित्तीय विवरण से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के ऊपर बात कर रहे हैं। पहला क्या तथ्य है? वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लेखांकन प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? अंतिम उत्पाद। क्यों बोला जा रहा है अंतिम उत्पाद? क्यों बोला जा रहा है अंतिम उत्पाद? इसके बाद अब और कोई स्टेटमेंट नहीं बनेगा। कौन सा चरण है? तीसरा चरण है। ठीक है, तीसरा चरण, उसके बाद अब कोई और स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता। तो वित्तीय विवरण संस्था की लेखा पुस्तकों, ऑब्वियस है लेखा पुस्तक बनेगी तभी तो वो बन पाएगा ना, तो लेखांकन प्रक्रिया का भाग है। लेखा पुस्तकों में अभिलिखित, अभिलिखित का मतलब समझते हो क्या होता है? अभिलिखित का मतलब होता है रिकॉर्डेड। यानी जो दर्ज कर दिए गए हैं उन्हीं को ही। ऑब्वियस है जो लेखा पुस्तक है उसमें काम ही क्या होता है सर? अभिलेखन का होता है, दर्ज करने का। जो जो व्यवहार, जो जो सौदे, जो जो ट्रांजैक्शंस हमने कर लिए हैं उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं। वेरी गुड, रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर एक बात बताओ, जर्नल में आपने या सब्सिडरी में आपने उन्हें रिकॉर्ड किया, उन्हीं का तो खतौनी करिए, उन्हीं का तो तलपट बनाया, उन्हीं के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे ना। तो इसका मतलब ये कौन सा? जी हां, अभिलिखित तथ्य कहलाएगा। कौन सा तथ्य? अभिलिखित तथ्य। प्रश्न पूछा गया था कि बताएं ये एस्टिमेटेड हैं या ये स्टैंडर्ड हैं या ये रिकॉर्डेड हैं। तो ये कौन से फैक्ट्स हैं? ये कौन से फैक्ट्स हैं? रिकॉर्डेड, अभिलिखित, जो दर्ज हो गया है वही, उसी को बताएंगे। अभिलिखित। वित्तीय सूचनाओं, वित्तीय सूचना का मतलब क्या है? देखिए, वित्तीय का मतलब होता है मौद्रिक, जो मुद्रा से रिलेटेड है ना। तो मैं अपनी अकाउंटिंग की जब बात करता हूं तो वहां पर रिकॉर्ड ही क्या करता हूं? सब आप वहां पर जो रिकॉर्ड करते हैं वो मौद्रिक ही तो करते हैं। इतना सोचना क्या है? मौद्रिक के अलावा और किसी को रिकॉर्ड करते हो क्या आप? नहीं सर, और किसी को रिकॉर्ड नहीं। दो, देखिए बिजनेस में दो प्रकार के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, मौद्रिक और गैर मौद्रिक, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। तो जब हम मौद्रिक की बात कर रहे हैं उन्हीं को रिकॉर्ड कर पाएंगे। जब गैर मौद्रिक की चर्चा होगी तो उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उन्हें लिखा नहीं जा सकता, उन्हें अभिलिखित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम दर्ज नहीं कर सकते। इसलिए वित्तीय विवरण, नाम ही वित्तीय है तो यह वित्तीय सूचनाओं का ही प्रस्तुतिकरण होगा। ठीक है, तो वित्तीय सूचनाओं का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है। यह इंपॉर्टेंट बात आ गई साहब, संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण, डिटेल्ड नहीं है। अगर डिटेल देखनी है तो आपको या तो लेजर्स में जाना पड़ेगा और या फिर डे टू डे में जाना है तो फिर सब्सिडरी या फिर जर्नल में जाना पड़ेगा, उनमें आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया? अतः वित्तीय विवरण एक अभिलिखित तथ्य है। कौन सा तथ्य है? जल्दी बोलो। अभिलिखित। ठीक है, क्योंकि ये जो दर्ज किए गए सौदे हैं, व्यवहार है, उन्हीं के ऊपर बनाया जाता है, उन्हीं को रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा है? 129। कितनी धाराओं की चर्चा करी सर? हमने चर्चा करी थी एक तो 128 की, सेक्शन 128, जो किसके बारे में था? बुक्स के बारे में था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, एक था 129
जो किसके लिए था सर? था वित्तीय विवरणों के लिए। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। एक और सेक्शन के ऊपर चर्चा करी थी, कौन सा था? 240, जो बताता है वित्तीय विवरण में किस किस विवरण को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलूं आगे। अच्छा, तो ये क्या बोल रहे हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार सभी कंपनियों को वित्तीय विवरण बनाना अनिवार्य है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? अभी नहीं सर, सब कंपनियों को नहीं, सब कंपनियों में 3 कंपनियों को छोड़कर। कौन कौन सी 3 कंपनी है? बैंकिंग कंपनी, दूसरा बोलो ना सर बीमा कंपनी, और तीसरा विद्युत उत्पादन एवं वितरण कंपनी। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। ठीक है साहब, चलता हूं आगे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 240 आ गया, 240 धारा 240, कौन कौन से स्टेटमेंट बनाने हैं 240 के हिसाब से? ये 5 स्टेटमेंट बनेंगे। याद रखना, आपसे पूछ सकता है बताओ कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कितने स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, कितने वित्तीय विवरण बनते हैं? तो बनेंगे कितने? 5। ठीक है, कौन कौन सा? जल्दी जल्दी बताते जाना। चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट, तुलना पत्र, तुलन पत्र, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, लाभ हानि विवरण, लेखा टिप्पणियां, जो इन्हीं की डिटेल्स को बताता है और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन अपने को देता है। नोट्स टू अकाउंट्स, रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट और समता में परिवर्तन का विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। 5 हैं ये, इनसे रिलेटेड लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बार बार, हर परीक्षा में लगभग ये प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है साहब, चलें आगे। हाँ जी, लेकिन वित्तीय विवरणों में किस किस को शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए, वित्तीय विवरणों में तलपट, बैंक समाधान विवरण। सर ये तलपट क्या होता है? ट्रायल बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण, बीआरएस जिसको आप बोलते हैं, संचालकों के प्रतिवेदन, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अंकेक्षक के प्रतिवेदन यानी कि ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड प्रबंधकों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ मैनेजर्स या मैनेजमेंट आदि को शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मैं आपसे बोलूं एक स्टेटमेंट के रूप में कि किसको शामिल करते हैं और किसको शामिल नहीं करते हैं, तो आप बता सकते हैं? 5 को शामिल करते हैं, उसके अलावा और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है। ये आप बस ये 5 याद रख लीजिए, आंख बंद करके बाकी सबको नकार दीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। 5 याद रख लो, अगर ये 5 में से कोई है तो ठीक, नहीं है तो फिर खत्म। वित्तीय विवरणों का निर्धारित प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची, कौन सी अनुसूची है भाई? 3 में दिया गया है। और अनुसूची 3 क्या बताती है अपने को? अनुसूची 3 क्या बताती है अपने को? अनुसूची 3 बताती है जिसके अनुसार अब वित्तीय विवरणों को केवल और केवल कैसे बना सकते हो? प्रतिवेदन या लंबवत यानी कि स्टेटमेंट और वर्टिकल फॉर्मेट में ही बना सकते हो। इसके अलावा और कोई अलग फॉर्मेट आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कौन कौन से फॉर्मेट हुए सर? कौन कौन से नहीं है, सिर्फ एक ही है, लंबवत यानी वर्टिकल। ठीक है, अब उसी को स्टेटमेंट बोल दो, प्रतिवेदन बोल दो। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, ये अनुसूची 3 जो है ना, इसके 2 पार्ट है। पार्ट 1,
पहले भाग में क्या बता रखा है, ठीक है, और पार्ट 2 क्या बता रखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। ये दो भाग। वित्तीय विवरण क्यों बनाए जाते हैं, वित्तीय विवरण क्यों बनाए जाते हैं? पहला, संस्था की वित्तीय स्थिति को जानने के लिए। संस्था की वित्तीय स्थिति को जानने का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब है पूंजी, और पूंजी के अलावा सर दायित्व यानी लायबिलिटीज, तथा संपत्ति, ठीक है। अच्छा, और सर तरलता, लिक्विडिटी। अच्छा, और सर शोधन क्षमता, ठीक है। बता पाओगे क्या ये तीनों चीजें यानी वित्तीय स्थिति की कहां से जानकारी मिलती है? सर बैलेंस शीट से मिलती है, ठीक है। अच्छा बोलो तो भला ये निष्पादन की जानकारी कहां से मिलती है आपको? सर निष्पादन की जानकारी बताती है अपने को लाभ हानि, सर और बताती है परिचालन को। परिचालन क्षमता, कितना एफिशिएंटली ये काम करते हैं, कितना अच्छा ये काम कर रहे हैं। यानी ये कौन बताएगा? सर ये बताएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है ना। रोकड़ के प्रवाह की जांच एक ही है भैया, कौन? कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS, रोकड़ प्रवाह विवरण। और क्या ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि जो विभिन्न उपयोगकर्ता है ना, हमारे यूजर्स हैं, जो जिनको वाकई में हमारे स्टेटमेंट की जरूरत है, उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, ताकि व्यवसाय की यानी बिजनेस की सही एवं उचित, ये बोले तो ट्रू एंड फेयर पोजीशन, स्थिति की जानकारी मिल सके। देखिए जो कंपनीज एक्ट है उसने एक बात क्लियर करी है कि आप बैलेंस शीट बनाइए, आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाइए हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। हमारा फॉर्मेट बोले तो अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग। लेकिन इसे बनाने के लिए जिन जिन आवश्यक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखा मानकों को फॉलो करना पड़ेगा, आप उन्हें फॉलो कीजिए, कोई एतराज नहीं है। वो आपने फॉलो करने, उसमें कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। वो हम नहीं बता रहे, हमारे जो निर्दिष्ट हैं वो आपने करने, वो बात ठीक है, प्रारूप हमारा होएगा वो ठीक है, लेकिन बनाने की प्रक्रिया तो लेखांकन की जो है वही होगी, अलग नहीं हो सकती। तो इसलिए आप जो स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो आप विवरण बना रहे हैं, जो आप प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं, वो प्रतिवेदन आपके व्यवसाय की स्थिति सही और उचित स्थिति को दर्शाना चाहिए, बताना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, अन्यथा वो मान्य ही नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक में? चलें आगे, आ जाइए। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे हैं अपन, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं कि हमने यहां तक की जो क्लास ली, आपने उसमें क्या क्या समझा, क्या आप उनका जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। चलिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129, कौन सी धारा की बात कर रहे हैं? 129 की चर्चा की जा रही है। के प्रावधान निम्न में से किस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं? किस पर नहीं होंगे? हाँ जी, बैंकिंग कंपनी पे लागू नहीं होंगे। निजी कंपनी, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। सार्वजनिक कंपनी, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। उससे तो कहा बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी और विद्युत कंपनी, इन 3 को छोड़ दो, बाकी सब पे एप्लीकेबल होगा। तो इस पर एप्लीकेबल है, इस पर एप्लीकेबल है, इस पर नहीं है। तो बस आंसर क्या है? बैंकिंग कंपनी। नहीं पूछा है अपने से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है अपने से, आया हुआ प्रश्न ये आ चुका।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के प्रावधान निम्न में से किस कंपनी पर लागू नहीं होते? एक बार फिर प्रश्न आया, लेकिन इस बार ये ऑप्शन चेंज कर दिए गए। प्रश्न एक बार फिर ये घूम करके आया, लेकिन क्या कर दिया उन्होंने? जी हां, ऑप्शन चेंज कर दिए। क्या ऑप्शन डाल दिए? बैंकिंग कंपनी, क्या सच्ची बात है? हां। बीमा कंपनी, फिर से हां। और क्या विद्युत उत्पादन एवं वितरण कंपनी? तो फिर से हां। तो इस बार ऑप्शन क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलें आगे। वित्तीय विवरण में शामिल है, वित्तीय विवरण में शामिल है, वित्तीय विवरण में किस किस को शामिल किया गया? एक बार फिर ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या वित्तीय विवरण में शामिल है? बताओ, क्या लाभ हानि का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल इंक्लूडेड है क्या? हाँ है। लाभ हानि का विवरण और तुलना पत्र, जी बिल्कुल है। तुलना पत्र का मतलब बैलेंस शीट से है ना? तो दोनों है, ये भी ठीक है। तो इस वाले से ज्यादा बेहतर ऑप्शन ये हुआ हमारे लिए। अच्छा, लाभ हानि विनियोजन, विनियोजन का मतलब समझ रहे हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ना बनता है ये, अब नहीं बनेगा। अब 5 स्टेटमेंट में कहीं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नजर आया था क्या? नहीं था सर, कहीं पे भी नहीं था। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। और लास्ट ऑप्शन देखो, देखे जरा, लास्ट ऑप्शन क्या है? लाभ हानि का विवरण, लाभ हानि का विवरण है, लेकिन फिर से बीच में क्या डाल दिया? लाभ हानि विनियोजन लेखा। तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन अब कौन सा रहेगा आपके लिए? ठीक है, एक और प्रश्न लेटेस्ट आपके पास क्या आया? एक और प्रश्न, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। वित्तीय विवरण है, वित्तीय विवरण है, बोलो जी, वित्तीय विवरण क्या है? क्या ये एस्टिमेटेड फैक्ट्स है? नहीं। क्या ये प्रत्याशित? नहीं। क्या ये अभिलेखित है? हां, अभिलेखित तो है। ठीक है, ना ये एस्टिमेटेड है, ना ये एंटिसिपेटेड है, और ना ही ये स्टैंडर्ड है। ये केवल क्या है? अभिलिखित यानी रिकॉर्डेड फैक्ट्स है। तो याद रखिएगा, रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड हुआ है बस उसी को ही ये बताते हैं और किसी को नहीं बताएंगे। और बताएंगे भी कैसे? जब ये आधारित ही किस पर है? लेखांकन पर है। चलिए शुरू करते हैं। लेखांकन प्रक्रिया, लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद किसे कहते हैं? अंतिम उत्पाद, लास्ट प्रोडक्ट क्या है? फाइनल प्रोडक्ट क्या है? क्या तलपट है क्या? नहीं भाई, तलपट के आगे तो हाँ बताओ ना, तलपट के आगे क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वित्तीय विवरण, अंतिम खाते बनाए जाते हैं। अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षक का जो प्रतिवेदन है वो तो अंतिम खाते है ही नहीं, वो वित्तीय विवरण है ही नहीं, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है वो। और वैसे भी वो संस्था थोड़ी ना बनाती है, ये तो अंकेक्षक बनाता है। तो खत्म बात। वित्तीय विवरणों में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? वित्तीय विवरणों में निम्न में से किसे शामिल करें? तो क्या चिट्ठे को शामिल करेंगे क्या? जल्दी बताओ। हाँ सर, चिट्ठा तो होता ही है। क्या लाभ हानि विवरण को शामिल करेंगे क्या? हाँ सर, ये भी होता ही है। क्या रोकड़ प्रवाह विवरण को शामिल करेंगे क्या? हाँ, ये भी होता ही है। 1 2 3 आ गए, 2 बच रहे, एक बार वो भी नाम जल्दी से दोहरा दो ना। क्या है? दोहरा नहीं रहे हो तुम, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? दोहराना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बोलो। पहला चिट्ठा, दूसरा लाभ हानि विवरण यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। 3 तो लिख दिए, चौथा बताओ ना। फोर्थ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, समता में परिवर्तन का विवरण, और लेखा टिप्पणियां। तो क्या बोलूं? उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। वित्तीय विवरण डैश को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। क्या? व्यापारिक सूचनाओं, व्यवसाय की सूचनाओं, वित्तीय सूचनाओं, गणितीय सूचनाओं।
एक काम करूं क्या, मैं इसमें एक और ऑप्शन डाल देता हूं, और वो क्या है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। सर हमको तो सभी लग रहा है ना, ये क्या है, सारी सूचनाएं, इसीलिए मैंने उपरोक्त सभी लिख दिया, ये रह गया, हमारे से मिस्टेक हो गई, हमने ऑप्शन में लिखा नहीं है ना, ये गणितीय सूचना की जगह उपरोक्त सभी लिखना था, लेकिन नहीं लिखे, भूल गए हम, तो कोई बात नहीं, 5 बना देते हैं ऑप्शन, उसमें क्या मुश्किल है भाई, 5 बना दिया हमने। अब आप बताइए क्या ऑप्शन आएगा। सर आपने ना नोट्स में तो लिखा था वित्तीय सूचनाओं, अब लेकिन हमको दिख रहा है, हम जो पढ़ते हैं वित्तीय विवरण व्यापारिक सूचनाओं या व्यवसाय की सूचनाओं को भी, भाई वित्तीय विवरण में सूचना किसके आती है भाई, किसकी इंफॉर्मेशन आएगी, आएगी तो कंपनी की ना, उस संस्था की तो आएगी, उस व्यवसाय की तो आएगी, हाँ ये बात तो सही है, आएगी तो उस बिजनेस की, तो फिर बिजनेस भी हो सकता है। अच्छा जितनी भी सूचनाएं आती हैं सब मैथमेटिकली तो होती है, तो ये भी हो सकता है भैया, हो सकता है वाली प्रोबेबिलिटी, वो सिचुएशन छोड़ दो, क्या होगा सटीक जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक मजेदारी नहीं है। अब मैं ये सब चीजें समझाना चाह रहा हूं आपको कि क्या है। देखिए व्यापारिक सूचना और व्यावसायिक सूचना तो एक ही बात है, अरे बिजनेस की तो है ना इंफॉर्मेशन, सर बिजनेस की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ सकती, ये बताओ आप हमारे को, यहां बिजनेस क्यों नहीं लिख सकते हम। पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही है कि वित्तीय विवरण बनते ही जब बिजनेस के, तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन तो आएगी आएगी, लेकिन बता दूं आपको, बिजनेस में 2 प्रकार की सूचनाएं होती है, कौन सी, मौद्रिक और गैर मौद्रिक। समझ रहे हो आप बात, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हुई, मौद्रिक यानी मॉनेटरी और गैर मौद्रिक यानी नॉन मॉनेटरी। क्या आप अपने वित्तीय विवरणों में ये गैर मौद्रिक इंफॉर्मेशन लिखते हैं, सब ये सूचनाएं तो नहीं आती, लेकिन क्या बिजनेस में गैर मौद्रिक सूचनाएं होती ही नहीं है, होती है, बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती है जो गैर मौद्रिक होती है ना, नॉन मॉनेटरी है। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस की हर सूचना को बताता है, हर सूचना को नहीं, सिर्फ एक ही सूचना को बताता है, और वो भी कौन सी है, मौद्रिक। और जो कुछ भी मुद्रा से संबंधित है, जो कुछ भी मौद्रिक है, मुद्रा से संबंधित है, उसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय, उसे हम फाइनेंशियल कहते हैं। तो यह याद रखिएगा कि वित्तीय विवरण में व्यापारिक नहीं, व्यवसायिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सी, वित्तीय सूचनाएं ही आती हैं, सिर्फ वित्तीय सूचनाएं। तो यहां अगर मैं गणितीय सूचना की जगह उपरोक्त सभी भी लिख दूं ना, तब भी आंसर वित्तीय ही रहेगा, उपरोक्त सभी मत कर देना, गड़बड़ी कर देते बच्चे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपने, आप तो एग्जाम दोगे, लेकिन कई बच्चे ये गड़बड़ी कर बैठते। समझा दिया उनको, क्या बोल दिया, वित्तीय केवल वित्तीय सूचना, फाइनेंशियल। सर गणितीय सूचनाएं आपने खुद ने ऑप्शन लिखा, ये क्या है, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि गणितीय सूचनाएं हमने लिखा, ये क्यों नहीं आ सकता। एक बात समझिए, वित्तीय विवरण क्या गणितीय सूचनाओं का संक्षिप्तीकरण है। मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया आपको कि मैं पुराने वाले P&L की बात करता हूं नॉर्मली, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आता है। अभी मैंने नया वाला यानी कि स्टेटमेंट फॉर्मेट वाला P&L डिस्कस भी नहीं किया आपसे। मैं यहां लिखता हूं सैलरी 2,40,000, तो ये क्या 2,40,000 कोई संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है क्या हमने? अरे 2,40,000 संक्षिप्त क्या होता है भाई? संक्षिप्त तो हमने किसको किया है?
सैलरी को किया है, जो 20 20 20 20 20 आता, उसकी बजाय हमने क्या लिख दिया एक साथ 2,40,000। तो इसका मतलब 2,40,000 गणितीय प्रस्तुतिकरण है, लेकिन संक्षिप्तीकरण नहीं है, उसका समरी नहीं है। समरी तो सैलरी का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, और सब चीजों के लिए समरी बनाई जा रही है। तो मैथ्स को, मैथमेटिकल को हम समरी नहीं बना रहे, हम अपने वित्तीय सौदों को, व्यवहारों को, वित्तीय सूचनाओं को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को क्या कर रहे हैं, संक्षिप्त कर रहे हैं। तो हर हाल में, हर परिस्थिति में ऑप्शन क्या रहने वाला है, वित्तीय सूचना। अरे भाई आई क्या बात समझ में, बोलते नहीं हो यार तुम। सर हम बोले कैसे, हम तो स्क्रीन के उस साइड में, हम बोलते भी हैं तो आप सुनते नहीं। मैं सूचना के अभाव में यही मान रहा हूं कि आप मेरे साथ साथ दोहराते नहीं है, बोलते नहीं है, क्योंकि जब तक टीचर देखता नहीं है ना, तब तक आप रिलैक्स मोड में रहते हैं बिल्कुल। लेकिन हम हर तरह से आपके साथ में कनेक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं। तो अगर हम फिजिकली वहां पे मौजूद नहीं भी हैं, तो भी आप ऐसा ही जताइए, ऐसा ही महसूस कीजिए कि हम और आप साथ में फेस टू फेस बैठे हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिए। अपनी हर क्लास में ऐसा ही काम रहेगा, आपसे मैं बार बार पूछता रहूंगा, आप दोहराइएगा जरूर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार सभी कंपनियों को वित्तीय विवरण बनाना अनिवार्य है? कौन सी धारा है जहां वित्तीय विवरण बनाना अनिवार्य है? अरे भाई धारा बताओ ना, क्या 125 है? धाराओं में कोई खेल नहीं भैया, ऐसा मत समझना सर आखिरी में 9 था तो हाँ ये 130, ऐसा कोई कंफ्यूजन है। एग्जैक्ट होना चाहिए। एग्जैक्ट क्या पता चल गया, 129। 129 में तो क्या बताया गया है, 129 पता है क्या कहती है? 129 में लिखा है सभी कंपनियों को अनिवार्य रूप से वित्तीय विवरण बनाना होगा। ये धारा तो ये कहती है। और 240 क्या कहती है कि ये 5 विवरण वित्तीय विवरण है। ये 5 विवरण ही क्या है, वित्तीय विवरण है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग बातें बताती है बनाना है, ये बनानी कौन कौन से स्टेटमेंट बनाने। ठीक है साहब। और सर एक और चीज आपने बोली थी हमारे को, क्या बोला था सर? आपने बताया था हमारे को है ना अनुसूची 3। हाँ बिल्कुल बताया था। तो ये क्या है, ये प्रश्न कौन सा, किसका जवाब दे रहे हैं, क्या बनाना है? क्या ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो है, ये क्या बताता है, ये सेक्शन क्या बता रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट बनाने। और पता है एक और चीज थी, अनुसूची 3 क्या बताती है सर? ये बताती है कैसे। ठीक है, तो किसको वित्तीय विवरण बनाना है, क्या बनाना है? वित्तीय विवरण बनाना है कंपनियों को, सभी कंपनियों को। कौन कौन से बनाने? 5। चिट्ठा, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, समता में परिवर्तन का विवरण और लेखा टिप्पणियां। अनुसूची 3 क्या बताती है, कैसा बनाना है, यानी प्रारूप कैसा होगा, फॉर्मेट कैसा होगा, किस प्रकार से बनाएंगे। 3 अलग अलग बातें, आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इस बात के लिए बेहद जरूरी है। ये पक्के से आपसे इनमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछ लेगा, बनता है ये। चलते हैं आगे। उम्मीद है कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने।
कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के अनुसार वित्तीय विवरणों में चिट्ठा, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, लेखा टिप्पणियों तथा समता में परिवर्तन के विवरण को शामिल किया जाता है? किसमें? ठीक है, तो ये याद रखना, क्या याद रखना है? 240 ऐसे ही है, कहीं 240 मत समझ लेना, गलत। अब चाहे उसको सबसेक्शन 40 बोल दो, वैसे सबसेक्शन नहीं, क्लॉज होता है, क्लॉज 40 है। ठीक है, वित्तीय विवरणों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता? नहीं इंपॉर्टेंट है। कई बार आप क्या करते हैं, फ्लो में क्वेश्चन पढ़ते हैं और बस पढ़ लिया, वित्तीय विवरणों में निम्न में से किसे शामिल करना है। ये देखना पड़ेगा वो प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। तो देखो, क्या समता में परिवर्तन का विवरण हमारे लिए, समता में परिवर्तन का विवरण हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? हाँ, ये तो है। रोकड़ प्रवाह विवरण है क्या? हाँ, ये भी है। लेकिन क्या संचालकों का प्रतिवेदन? ये नहीं है। क्या बोले थे मैंने आपको? 3 स्टेटमेंट वो शामिल नहीं होंगे। 3 स्टेटमेंट कौन कौन से? पहला, संचालकों का प्रतिवेदन, दूसरा प्रबंधकों का विश्लेषण और अंकेक्षक का प्रतिवेदन। ये 3 चीजें, ये 3 स्टेटमेंट, ये 3 रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं होगी। भाई एक बात समझो ना यार, बहुत क्लियर कट बात है। वित्तीय विवरण में सिर्फ 5 में से छठा नहीं हो सकता, सिर्फ 5 चीजें। सर एक बार दोबारा दोहरा दो ना। कितनी बार दोहराया? अभी दोहराया तो था। तुम यार बार बार एक ही चीज पूछते हो, गड़बड़ करते हो। तुम बताओ देखें जरा, क्या था? है आवाज नहीं आ रही तुम्हारी भाई? क्या सर हम बोल तो रहे हैं, बताओ आप स्क्रीन के उधर कैसे सुनोगे हमारे को? अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि आप बोल रहे। पहला क्या बोला आपने? जल्दी बोलो। चिट्ठा, सही बात है। दूसरा क्या बोला? लाभ हानि विवरण, ठीक है। फिर तीसरा सर रोकड़ प्रवाह विवरण, वो भी ठीक है। फिर चौथा सर समता में परिवर्तन और 5वां लेखा टिप्पणियां। एक बात मैं आपको बोल दूं, बार बार मैं आपको ये रिवाइज करवा रहा हूं, कुछ बच्चों को इरिटेशन हो सकती है, होती होगी इरिटेशन, मेरे को मतलब नहीं। मेरा काम ये है कि आप मेरे साथ अगर क्लास पूरी एफिशिएंसी के साथ में ले रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ में ले रहे हैं, लगातार मेरे साथ दोहरा रहे हैं, तो आपको घर पर एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यार रिवीजन करने की आपको कोई खासा जरूरत नहीं पड़ेगी। करना तो पड़ेगा, एग्जाम टाइम में तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप बार बार उसके लिए मनन करते रहेंगे। अगर दिन में 2-3 बार इन बातों को रिवाइज करते रहेंगे, काम बन जाएगा। हमारे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं आप मैक्सिमम रिवीजन यहीं कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, जवाब दो देखें फटाफट से। निम्न में से किसे वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है? अब देखो यहां फिर से क्या आ गया, यहां आ रहा है शामिल किया जाता है, वहां पे नहीं किया जाता था। तो किसको शामिल करेंगे? क्या संचालकों के प्रतिवेदन को शामिल करते हैं क्या? नहीं साहब, ये तो नहीं है। प्रबंधकों का प्रतिवेदन, ये भी नहीं है। लेखा टिप्पणियां, ये है। नोट्स टू अकाउंट्स शामिल करेंगे। अगला प्रश्न, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी के वित्तीय विवरण पत्र किस प्रारूप में बनाए जाते हैं? ये एग्जाम जो अभी लेटेस्ट फर्स्ट ग्रेड का हुआ था, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था। अभी जनवरी में हुआ ना एग्जाम, उस जनवरी में एज इट इज मैंने वो का वही लिख दिया आपको, एज इट इज वही का वही प्रश्न याद लिख दिया। जबकि ये जो लिखा है ना क्षितिज, ये क्षितिज नहीं होता, ये क्षैतिज होता है ना। ये लिखा हुआ ऐसे होता है, ये ऐसे लिखा हुआ रहता है। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते, जो लिखा हुआ था वैसा का वैसा ही मैंने लिख दिया आपको, कोई नहीं। आप तो बताइएगा, आप ये बता दे तो मैं मान लेता हूँ बहुत बढ़िया, हमने चैप्टर समझ लिया। बताओ कैसे बता, क्षितिज या लेखा प्रारूप? सर लेखा प्रारूप तो पहले चला करता था, अब नहीं है। अब क्या है, मैंडेटरी
कंपलसरी, अनिवार्य, जरूरी, 100% आपको स्टेटमेंट बनाना ही कैसे है, लंबवत रूप में या फिर प्रतिवेदन में। तो यहां देखिए, अब लंबवत को इन्होंने एक नया नाम दे दिया, लंब रूप। घबरा मत जाना, लंबवत ही है इसका मतलब, तो बस प्रतिवेदन। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। चलूं आगे। वित्तीय विवरण क्यों बनाए जाते हैं भाई, काहे के लिए बनाए सर? या तो संस्था की वित्तीय स्थिति जानने के लिए, या लाभ हानि यानी निष्पादन के लिए, या रोकड़ प्रवाह के लिए, या हमारे जो उपयोगकर्ता हैं, जो पक्षकार हैं, जो हित रखने वाले पक्षकार हैं, उन तक व्यवसाय की सभी सही एवं उचित जानकारियां पहुंचाने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। क्या संस्था की वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करने के लिए क्या? हाँ। क्या संस्था के लाभों को ज्ञात करने के लिए क्या? हाँ। क्या संस्था के रोकड़ प्रवाह, भाई रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते कहीं के लिए? रोकड़ प्रवाह के लिए। हाँ, तो फिर ऑप्शन क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। अब देखो, मैं एक बात समझाऊं, मैंने स्टार्टिंग में आपको लिख दिया था कि वित्तीय विवरण क्यों बनाए, जबकि ये वित्तीय विवरण क्यों, ये क्यों जो प्रश्न है ना, इसका जवाब पता है कहां से मिलता है? वित्तीय विवरण के उद्देश्य या वित्तीय विवरण के महत्व से। अब मैं महत्व लिखता तो बड़ा अजीब लगता, इसलिए मैंने उसे काय में निपटा दिया, प्रश्न बना करके निपटा दिया। ठीक है, तो अलग से मैं आपको कोई वित्तीय विवरण के उद्देश्य या महत्व नहीं पढ़ाने वाला, वहीं पे ही डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है साहब। संस्था की आर्थिक स्थिति में हित रखने वाले पक्षकारों को पर्याप्त सूचना प्रदान करने के लिए क्या बनाएंगे? हर एक चैप्टर का नाम ही क्या है? वित्तीय विवरण। सर अगर मान लो यहां उपरोक्त सभी होता तो क्या करते हम? तब भी वित्तीय विवरण नहीं लिखते। भाई एक बात समझो, देखो अब आप थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं। संस्था की आर्थिक स्थिति, संस्था की आर्थिक स्थिति में हित रखने वाले पक्षकारों को पर्याप्त सूचना प्रदान करने के लिए डैश बनाए जाते हैं। क्या संचालक प्रतिवेदन, डायरेक्टर्स रिपोर्ट का ये हित रखने वाले पक्षकारों को क्या लेना देना है? सभी पक्षकारों को तो नहीं है। हाँ ठीक है, शेयर होल्डर को हो सकता है भला, लेकिन टैक्स अथॉरिटी, जो सरकार है वो, या जो रिसर्च करने वाले लोग हैं वो, उनको क्या लेना देना इस संचालक मंडल की रिपोर्ट से? है इनसे कोई मतलब है क्या? अंकेक्षक, तो अंकेक्षक का हित केवल किसके लिए? या तो अंशधारियों के लिए, ताकि वो गड़बड़ी को पहचान पाए, या फिर जो सरकार है या टैक्स अथॉरिटी है उनको, बस। बाकी और किसी को जरूरत नहीं है। लेनदार है वो अंकेक्षक की रिपोर्ट काहे को चेक करेंगे रे? कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब ये भी नहीं। प्रबंधक विश्लेषण तो प्रबंधकों के लिए ही है भाई, मेनली तो वो डिस्क्लोज ही नहीं होती वैसे तो इसका मतलब ये भी नहीं। तो केवल एक ही सटीक बैठता है, वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी हो जाता है, तो इसलिए वित्तीय विवरण कॉमन आंसर हुआ, यही है। अगर यहाँ वित्तीय विवरण के साथ में उपरोक्त सभी होता तब भी हम क्या लिखते? वित्तीय विवरण ही लिखते। ठीक है, यहां हमारा इस चैप्टर का पहला सेशन कंप्लीट होता है। हम इसके आगे का डिस्कशन अगली वाली क्लास के अंदर करेंगे, जहां पर चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यानी समता में परिवर्तन के विवरण, लेखा टिप्पणियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की चर्चा इस चैप्टर में नहीं होगी, वो अलग से हम डिस्कस करेंगे, पूरा एक अलग चैप्टर है। होप सो आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।